नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे मार्च का करंट अफेयर्स। मार्च का करंट अफेयर्स का हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा वह रहेगा छत्तीसगढ़ का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। आपको तो पता है कि छत्तीसगढ़ का 2025-26 का बजट आ चुका है और आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है। तो हमारा इस बार का जो हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है वह जितने भी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो एडीआई एग्जाम में आ सकते हैं, एडीओ एग्जाम में आ सकते हैं, या व्यापम या पीएससी के जितने भी आगे एग्जाम है, आपका सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम में ये वाला जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के थ्रू जितने भी आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर सीजीपीएससी में, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आसान से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट किसने पेश किया? श्री भूपेश बघेल, श्री ओपी चौधरी, श्री रमन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर तो छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि इसका जो आंसर होगा श्री ओपी चौधरी होगा। आपको इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जब भी हम लोग बजट पढ़ते हैं, बजट जब हम लोग पढ़ते हैं तो बजट के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? बजट होता क्या है? हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि अगले साल 2025 से 26 में कहां कहां सरकार पैसा कमाएगी और कहां कहां सरकार खर्च करेगी। तो जब भी हम लोग बजट पढ़ते हैं तो हम लोग किस ईयर पर फोकस करते हैं? 2025-26, मतलब आने वाला ईयर। अगर आप अपने घर का, या अगर आप कहां रह रहे होंगे, आप किसी इसमें रह रहे होंगे, पीजी में रह रहे होंगे, तो पीजी में आपके महीने का आप बजट कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट महीने में मेरा क्या क्या खर्च होने वाला है। उसी तरह से जब बजट जो हम लोग आप कैलकुलेट करते हैं, जो हम लोग बजट सोचते हैं, तो वो उसमें किस ईयर पर फोकस करते हैं? 2025-26, मतलब जो आने वाला वर्ष है। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, बहुत सारे बच्चे यही पास कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ईयर अलग अलग दे देता है और अगर ईयर चेंज होता है तो डेटा चेंज हो जाता है। जो इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, उसके लिए जो ईयर है, जो ईयर चले गया, जो ईयर 2024-25, तो जब जो हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा होता है वो सारे डेटा 2024 और 25 का होता है। और जो बजट का हम लोग का डेटा होता है वह कमिंग ईयर, आने वाला ईयर 25-26 के लिए रखी होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि देखिए बजट में भी ना बहुत सारा डेटा दिया हुआ है 25-26 का। जैसे छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी दिया है कि 25-26 में क्या होगा, लेकिन आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो एग्जाम में क्वेश्चन को पूछता है जीएसडीपी 24-25 का, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है। इसलिए आप बजट का जीएसडीपी अगर पढ़ रहे हैं तो आप ईयर जरूर ध्यान देगा, क्योंकि ईयर वो वाला ईयर का जीएसडीपी पूछता नहीं है, मतलब आने वाले ईयर का है, अनुमानित नहीं पूछता है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल माइलस्टोन डज दिस बजट 2025-2026 रिप्रेजेंट फॉर द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? यह बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कौन सी विशेष उपलब्धि दर्शाता है? स्वर्ण जयंती बजट, हीरक जयंती बजट, रजत जयंती बजट, प्लेटिनम जयंती बजट। आपको पता है हमारा छत्तीसगढ़ का बना था 1 नवंबर 2000 को बचा था, और अभी चल रहा है 2025। मतलब क्या हुआ भैया? 25 साल पूरे हो गए हैं छत्तीसगढ़ को। तो 25 साल मतलब क्या होगा? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली कहते हैं। सिल्वर को क्या कहते हैं भैया? रजत जयंती बजट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस ईयर 2025-26 एज अ ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी? पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष 2025-26 को क्या नाम दिया गया है? अटल स्मृति वर्ष, अटल निर्माण वर्ष, अटल विकास वर्ष, या अटल समृद्धि वर्ष? तो अगर आप बजट को ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें 2000 आपका 25-26 अटल
निर्माण वर्ष के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, जो 2025-26 है वह अटल निर्माण वर्ष के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ छत्तीसगढ़ बजट 2025-2026? छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का थीम क्या है? जो थीम होगा वो क्या होगा? क्या वो थीम विकास के लिए प्रगति है, ज्ञान के लिए गति, शिक्षा के लिए सुरक्षा, संपन्न के लिए संभव? तो इसका क्या है? ज्ञान के लिए गति। ठीक है, ज्ञान के लिए गति। आपको पता है कि इससे प्रीवियस ईयर का जो बजट आया था वो किस पर फोकस था? वह ज्ञान पे फोकस था। ठीक है, वह किस पर फोकस था? ज्ञान पर। क्या ज्ञान से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से था नारी। अब पहले हम लोग ज्ञान कर लिए, अब ज्ञान से गति की ओर प्रगति का बजट। क्या है ये? ज्ञान से गति की ओर प्रगति का बजट। तो देखिए ये ज्ञान हो गया जो हम लोग का पीछे, और गति क्या है? गति से जी से है गुड गवर्नेंस, जी से है गुड गवर्नेंस। ए से क्या है? ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखिए पहले हमारा था ज्ञान का बजट, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। अब इससे हम किस में चले गए? गति में चले गए। गति में, गति से जी से गुड गवर्नेंस, ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना विकास, है ना, टी से टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ या औद्योगिकी विकास। ठीक है, तो ये भी आपको कंठस्थ जाना चाहिए आपका थीम क्या है बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। द थीम गति इन द बजट फोकस ऑन द की एरियाज। बजट में गति थीम किन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित करता है? तो क्या है भैया? क्या है? सुशासन, गुड गवर्नेंस, ठीक है, अधोसंरचना विकास, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये जो है गति, गति में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये आपके बजट से सारा स्क्रीनशॉट खींच के मैं उठा के ले आया हूं। ठीक है, क्या क्या लिखा है भैया? भैया गति में, गति का मतलब में, गति जो है, जो गुड गवर्नेंस है, जो सुशासन है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस में पूछ सकता है कि बजट के बारे में लिखो भैया, है ना, बजट के बारे में लिखो। तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या है भैया? गुड गवर्नेंस, है ना, शासन में सुधार, गुड गवर्नेंस। सेकंड क्या है आपका? बेहतर सेवा वितरण, ठीक है, नागरिक सहभागिता, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ये है पूरा गति का मतलब। सेकंड क्या है भैया? सेकंड है आपका एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो आपकी बिल्डिंग उल्डिंग होती है उसको हम बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारा ग्रोथ करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग विकास के लिए प्रोत्साहन, ठीक है, स्टिमुलेट ग्रोथ, है ना, क्रिएट जॉब्स, रोजगार के अवसर क्रिएट करना है। कैसे रोजगार के लिए अवसर क्रिएट करेंगे? निजी निवेश नीति सुधार, मतलब हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को कहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में आइए और आप क्या कीजिए? अपना इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, क्योंकि सरकार सबको गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकता है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को बुला रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स को बुला रहा है कि आइए इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के थ्रू, आप छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, व्यवसाय करने में आसानी, जब व्यवसाय करने में आसानी होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, तभी तो बड़े बड़े लोग आएंगे हमारे छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जो थर्ड है वो क्या है? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थित करना, है ना, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस टू एनहेंस सर्विस डिलीवरी, ठीक है, सेवा वितरण को बढ़ावा, उन्नत विश्लेषण। तो ये सब आपको मेंस में काम आएगा। अब वन डे एग्जाम के लिए तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है ना। और आखिरी क्या है भैया? इंडस्ट्री में औद्योगिक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में औद्योगिक विकास, नई औद्योगिक नीति। आप कमेंट में बताइए कि जो नई औद्योगिक नीति है उसका ईयर कब से कब है? 2023 से 23 से आपका 32 है, 24 से 30 है। क्या ईयर है नई औद्योगिक नीति का? ठीक है, रोजगार देने वाले उद्योग को आकर्षित करना। क्यों रोजगार देने वाले उद्योग को आकर्षित करना? अगर छत्तीसगढ़ में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब आप तो पा नहीं सकते, तो छत्तीसगढ़ के युवा है उनको अगर आप उद्योग को आकर्षित करेंगे तो बड़े बड़े उद्योग आके यहाँ पे सेटअप करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी आके यहाँ पे सेटअप करेगी, तो छत्तीसगढ़ के युवा को रोजगार मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हाउ मेनी न्यू स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द बजट। इस बजट में कितनी नई योजनाएं शुरू की गई हैं?
5, 8, 10, 12। तो इस बजट में टोटल बॉस 10 न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कितने? 10 न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो वो जो 10 न्यू स्कीम्स है, वो 10 न्यू स्कीम्स क्या है? अगर वो 10 न्यू स्कीम्स आए हैं तो खासकर मेंस वालों भाई, वो 10 न्यू स्कीम्स का पूरा आपको विवरण आना चाहिए कि वो स्कीम्स क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं क्या क्या हो 10 न्यू स्कीम्स। जो 10 नवीन योजना है, जो 10 न्यू स्कीम्स है, वो क्या है? मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना ये पहला स्कीम है। ठीक है, दूसरा स्कीम क्या है भैया? मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। क्या है कि सरगुजा और बस्तर साइड अभी भी बहुत सारा जगह है जहां पे नेटवर्क ही नहीं आता है। ठीक है, मतलब मोबाइल टावर कनेक्टिविटी ही नहीं है अभी तक। आप क्योंकि अगर आप रायपुर बिलासपुर में देखेंगे तो रायपुर बिलासपुर में कहीं भी चल जाइए मस्त नेटवर्क आ रहा है, लेकिन सरगुजा और बस्तर का अभी भी बहुत सारा एरिया है, कानकेर का एरिया है, अंतरगढ़ एरिया है, ऐसे एरिया में अभी तक प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं आई है। तो उसी के लिए क्या है भैया? मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री बाईपास रिंग रोड निर्माण योजना। जितना भी रिंग रोड है शहर के अंदर बड़े बड़े ट्रक्स ना घुस पाए, इसलिए मुख्यमंत्री क्या है? रिंग रोड बाईपास रिंग रोड निर्माण योजना। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप योजना, सियान केयर योजना। जितने भी सियान हैं उनका क्या हो? फ्री बॉडी चेकअप हो सियान केयर योजना। और क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और क्या क्या है भैया? अटल सिंचाई योजना। ये सब योजना से कोई ना कोई योजना आपके एग्जाम में सीधे उठा के पूछ देगा। ये 10 योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आपका एडीआई हो चाहे वो एडीओ हो, ये 10 योजना पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और 10वां क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसएसआईपी स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी। और क्या है? एक और स्टूडेंट स्किलिंग प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ट्रेनिंग विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट को फाइनेंशियली भी आपको पढ़ाना है कि कैसे आप कहाँ पे ज़्यादा बेटर इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट सिखाना। क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ, सरकार इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि भाई हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स तो हम हर जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम स्टूडेंट को बोले कि जो जो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता है पीक में है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट पीक में है, तो फोकस कर रही है कि कैसे भी हम और भी स्टूडेंट को ये पढ़ाएं, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पढ़ाएं और स्टॉक मार्केट में भी स्टूडेंट इन्वेस्ट कर पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इनिशिएटिव हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फ्री हेल्थ चेकअप। निशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो निशुल्क कौन सी पहल है भैया? छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य योजना नहीं, सियान केयर योजना। अभी तुरंत पढ़े हम लोग, क्या है उसका आंसर? सियान केयर योजना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपका बजट का क्वेश्चन है, फिर इकोनॉमिक सर्वे का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेज आर प्रपोज्ड इन दिस बजट। इस बजट में कितने नई नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित हैं? 6, 10, 12, 15। तो 12 नए नर्सिंग कॉलेज बनने वाली हैं इस बजट के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वेयर विल बी 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल बिल्डिंग बी कंस्ट्रक्टेड। 500 सीटर आवासीय विद्यालय भवन कहां बनाए जाएंगे? क्या वो रायपुर और बिलासपुर है? क्या वो जगदलपुर और कोरबा है? क्या वो बलरामपुर और राजनांदगांव है? क्या दुर्ग और कानकेर है? तो इसका आंसर होगा बलरामपुर और राजनांदगांव में 500 सीटर आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसके बाद मैं इसका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, आप जरूर जाएं और एक बार फिर से उसको पढ़ें। क्योंकि अगर आप एक बार सिर्फ आराम से लेट के अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सब भूल जाएंगे। आप जब भी पढ़ें हाथ में पेन और कॉपी लिखिए। क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना है, क्या करना है? 500 सीटर आवासीय विद्यालय कहां पर? राजनांदगांव और बलरामपुर। बस एक लाइन लिखना है आपको, एक लाइन में इतना पूरा कहानी नहीं लिखना है। आप जरूर पेन और कॉपी लेके लिखें और एक एक लाइन बस एक लाइन नोट करते जाएं क्वेश्चन का। ठीक है, तभी आपको याद होगा। और इसके क्लास के बाद मैं आपको पीडीएफ शेयर कर ही दूंगा।
है ना। अब देखिए, अब स्टार्ट होता है हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह देखते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस फॉर द ईयर 24-25 इन कंपैरिजन टू 23-24। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्य बोल रहा है ना, पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की अनुमानित वृद्धि क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग जीएसडीपी पढ़ते हैं तो दो तरह का पढ़ते हैं, एक होता है स्थिर मूल्य, एक होता है प्रचलित मूल्य। क्या होता है, एक होता है स्थिर मूल्य, एक होता है प्रचलित मूल्य। इंग्लिश मीडियम वाले एक होता है कांस्टेंट प्राइस और दूसरा होता है करंट प्राइस। ठीक है, हम लोग 90% जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापा में क्वेश्चन आए हैं, वो 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका आता है कांस्टेंट प्राइस से। ठीक है, आपका करंट प्राइस से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस से ही क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है कांस्टेंट प्राइस, जब हम लोग इन्फ्लेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, इन्फ्लेशन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, मुद्रास्फीति को काउंट नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाता है भैया, वो कांस्टेंट प्राइस होता है। और 90% जो क्वेश्चन अभी तक सीजीपीएससी सीजी व्यापा में आया है वह स्थिर मूल्य के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप हर चीज का दो पढ़ते पढ़ते पूरा दिमाग में हो जाता है हलवा। इसीलिए आप फोकस कीजिए जो स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या भैया, मैं कांस्टेंट प्राइस को पूरा रट के जाऊंगा। तो स्थिर मूल्य में क्या है भैया, जीएसडीपी ग्रोथ रेट क्या है, क्या होगा इसका आंसर, 10.89, 7.51, 6.4 और 8.54। इसका जो आंसर होगा इसका होगा 7.51%। तो कितना है इस बार जीएसडीपी का वृद्धि दर, जीएसडीपी का वृद्धि दर 2024-25 में जीएसडीपी का वृद्धि दर है 7.51, 7.51। एकदम खून में बसा लीजिए। ये सब जो डेटा है आप जहां भी पढ़ते हैं, जिस भी टेबल में बैठते हैं, वहां पे सामने, क्योंकि ये अभी बहुत सारा नंबर वाला डेटा आने वाला है, तो बहुत सारा नंबर वाला डेटा आने वाला है, तो वो एक टेबल में एक पेज लीजिए छोटा सा, एक छोटे से पेज में यहाँ पे लिखिए कि भैया जीएसडीपी कितना है 7.51। अभी आपको मैं कृषि का बताऊंगा, अभी आपको मैं एग्रीकल्चर का बताऊंगा, एग्रीकल्चर का बना बताया, उद्योग का बताऊंगा, सेवा का बताऊंगा, वृद्धि दर बताऊंगा, मैं आपको योगदान बताऊंगा, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताऊंगा। तो सबको एक पेज में, एक छोटे से पेज में लिख के कॉपी के सामने, जहां पे भी आप बैठते हैं वहां पे सामने चिपकाइए और रोज दवाई जैसा पढ़िए, तभी आपको याद होगा, क्योंकि इतने सारे नंबर वाले डेटा आने वाले हैं कि दिमाग हो जाएगा हलवा। पहला ही डेटा क्या है, यही पास याद कीजिए कि जीएसडीपी 2024-25 में 7.51% है। चलिए, स्थिर मूल्य में ना बॉस, ठीक है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ, अब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ परसेंटेज पर कैपिटा इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए प्रति व्यक्ति आय की अनुमानित वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो क्या है भैया, 8.5%, 9.37%, 10.2% और 11%। ये जो करता है, किसकी बात कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय में कितना वृद्धि दर हुआ है, प्रति व्यक्ति आय में, तो जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर हुआ है वह हुआ है 9.37%। प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि दर हुआ है वह हुआ है 9.37%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब which sector contribute to the highest percent of state GSDP as per financial year 2024-2025? वित्त वर्ष 2024-2025 के अनुसार जीएसडीपी के किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है। आपको एक मैं रफ डेटा देता हूं, आपको कभी भी आज के बाद से कभी भी आपको जो योगदान को पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। देखो, एक होता है आपका एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है, क्या होता है, एक कृषि होती है, ठीक है। कृषि का जो योगदान होता है ना, लगभग आपका 15 से 20 के आसपास रहता है। मतलब ये योगदान क्या हो रहा है, मैं आपको पहले योगदान ही समझता हूं, योगदान क्या होता है। देखिए, योगदान का मतलब है अगर छत्तीसगढ़ 100 रुपए कमाया, छत्तीसगढ़ 100 रुपए कमाया, तो इस 100 रुपए से कितना रुपए कृषि के द्वारा कमाया, कितना रुपए उद्योग के द्वारा कमाया, और कितना रुपए आपका सेवा के द्वारा कमाया। व्हाट आई एम सेइंग, इंग्लिश मीडियम वाले, कि अगर
छत्तीसगढ़ 100 रुपीज अर्न कर रहा है तो कितना रुपए एग्रीकल्चर के थ्रू कमाया, ठीक है, कितना रुपए आपका इंडस्ट्री के थ्रू कमाया एंड कितना रुपए सेवा या सर्विस के थ्रू कमाया। तो ये चीज हम लोग अब इसका परसेंटेज निकालते हैं, राइट, हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं परसेंटेज, जिसको हम लोग योगदान भी कहते हैं, योगदान है ना। तो योगदान में कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है, उद्योग होता है ना, इंडस्ट्री होता है, सेवा होता है, आपका सर्विस। तो जो अगर आप लास्ट 5 ईयर का डेटा का एनालिसिस करेंगे, जितना भी आप अभी तक जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका डेटा का एनालिसिस करेंगे, तो जो वो योगदान है ना, जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, सेवा का, वो लगभग 15 से 20 के बीच में आता है, ठीक है। और सर्विस का जो कंट्रीब्यूशन होता है, सर्विस का, सेवा का, वह 35 से 40 के बीच में आता है, ठीक है, सेवा का। और आपका जो इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन होता है, लगभग आपका 45 से लेकर 50 के बीच में आता है। इतने में ही डेटा हमेशा ट्रैवल करते रहता है। अगले साल का आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, 15 से 20 के बीच में ही लगभग एग्रीकल्चर का डेटा आएगा। किसका? योगदान का ना, कंट्रीब्यूशन का। याद रखिए, मैं वृद्धि दर की बात नहीं कर रहा हूं, वृद्धि दर में अलग डेटा आ जाएगा, वृद्धि दर में आपको समझाऊंगा। मैं योगदान की बात कर रहा हूं कि अगर 100 रुपए छत्तीसगढ़ कमाता है तो लगभग 15 से 20 रुपए किससे कमा रहा है? कृषि से। अगर और सेवा से 35 से 40 रुपए लगभग कमा रहा है, और इंडस्ट्री से 45 से 50, इसको जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको वो वाला डेटा भी याद नहीं कि एग्जैक्ट डेटा बाबू क्या था, हमें को याद नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, जो भी 15 से 20 के बीच में ऑप्शन रहेगा, अगर एक ही ऑप्शन रहेगा तो आपके लिए तो बहुत बल्ले बल्ले है, ठीक है। एक ही ऑप्शन रहेगा तो एग्रीकल्चर में 15 से 20 वाला ऑप्शन मारेंगे, सर्विस में 35 से 40 वाला ऑप्शन मारेंगे, इंडस्ट्री में 45 से 50 वाला ऑप्शन मारेंगे। समझ में आया आपको? अब पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द हाईएस्ट परसेंट ऑफ जीएसडीपी एज पर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी के किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहता है? ये देखिए, आप एक लॉजिक लगाएंगे तो क्या, इंडस्ट्री का योगदान, उद्योग सेक्टर का योगदान सबसे अधिक रहता है, औद्योगिक सेक्टर का योगदान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? औद्योगिक सेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा भैया? According to the financial year 2024-25, what is the contribution of agriculture sector to the GSDP? मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाता हूं कि भाई, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स और हिंदी के वर्ड्स अलग अलग रहते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे नहीं मिलता है, ठीक है, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए उनके लिए भी मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूं। वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? देखिए, मैं आपको पता है ना, कृषि क्षेत्र का योगदान किसके बीच में रहेगा? आपका 15 से 20 में रहेगा। तो चारों ऑप्शन 15 से 20 के बीच में ही है। इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा 16.80%। 16.80%। कैसे याद कीजिएगा कृषि का योगदान? 16 का 16, 16 25 80, 16 5 80 होता है। तो कैसे याद कीजिएगा? एग्रीकल्चर का योगदान कितना है? 16.80%। 16.80%, ये है एग्रीकल्चर का योगदान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो पूछ देगा भैया सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्री का योगदान। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान क्या है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीएसडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? अब किसका बोल रहा है भैया? औद्योगिक सेक्टर का योगदान पूछ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो मैं क्या बोला? 45 से 50 के बीच में, सारे ऑप्शन उसी के बीच में है। ये तो कट गया ऑप्शन, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 47.90%। 47, वो जो मेरा ट्रिक था वो उसके लिए था कि अगर 45 से 46 के बीच में आप इसको काट सकते हैं, पहले वाले को मेरे ट्रिक से, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू द जीएसडीपी एज पर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? वित्त वर्ष 2024-2025 के अनुसार जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो सेवा क्षेत्र का कितना बोल रहा है? 30.3, 35.3, 44.3, 34.4। तो इसका जो आंसर होगा 35.3 होगा। देखिए, इतना सारा डेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना सारा डेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये डेटा आप बार बार नहीं पढ़ोगे, एग्जाम के दिन आप भूल जाओगे।
एक और चीज बच्चे क्या गलती करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को एकदम आखिरी में पढ़ते हैं। उस टाइम भैया दिमाग में इतना प्रेशर रहता है। समझ लीजिए आपका एडीओ का एग्जाम है एक सप्ताह में, आप 15 जून को शायद एडीओ का एग्जाम है, 1 जून को आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना शुरू किए। आपको भैया ग्रामीण विकास पढ़ना है, आपको आजीविका पढ़ना है, आपको पंचायती राज के बहुत सारे डेटा पढ़ने हैं, और आप इसको पढ़ना शुरू किए पहली बार जीवन में, आपका हालत हो जाएगा खराब, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि भाई इसको पढ़ लूं, उसको पढ़ लूं, इसको पढ़ लूं, उसको पढ़ लूं। इसीलिए मैं बोलता हूं जब प्रेशर कम है तब इसको पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा एक जगह आप कंपाइल करके रख लीजिए और उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, रोज 5 दिन तक लगातार इस डेटा को पढ़िए। फिर एग्जाम के वही जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना 5 दिन पहले, उस दिन पढ़ के जाइए, बस काफी है, आपको याद हो जाएगा डेटा। ठीक है, चलिए हम लोग इस ये जो डेटा है, ये डेटा को मैं एक जगह कंपाइल कर दिया हूं। क्या कंपाइल, ये भी मैं कहां से, ये जो फोटो चुराया हूं, ये फोटो मैं आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही चुराया हूं। ठीक है, क्या है भैया, हमारा देखे हैं 2024-25 में, 2024-25 में क्या है, 24-25 में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना है, कृषि क्षेत्र का 16.80, कृषि का योगदान 16.80। उसके बाद क्या है, सेकेंड नंबर में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, 35.30 सेवा क्षेत्र का। और उसके बाद क्या गया, उद्योग का योगदान कितना है, 47.90, एग्रीकल्चर का 16.80, 16 का 16 पच्चे 80। उसके बाद क्या आता है, सेवा क्षेत्र का 35.30, 3 से शुरू हो रहा है, 3 में ही खत्म हो रहा है, 35 अगर 0 नहीं लिखना है आपको, 35.3 भी वही एक ही बात है। ठीक है, 3 से शुरू हुआ, 3 में खत्म हुआ, 35.30। अब आपका इंडस्ट्री क्या है, 47.90, यहां पे 80 था, यहां पे 90 है। कैसे भी कनेक्ट करना है, दिमाग में डालना है। ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपका सीजीपीसीए सीजीपी के एग्जाम हुए हैं, अगर 10 बार एग्जाम हुए हैं तो 8 बार इन्हीं 3 से क्वेश्चन उठा के पूछा है। तो ये जो 3 डेटा है आपको एकदम खून में सीधे बसाइए, सीधे खून में चलना चाहिए आपके ये डेटा। ठीक है, चलिए अब मैं इसी जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ से एक और क्वेश्चन बनता है। इस ग्राफ से क्वेश्चन ये बनता है भैया कि जो योगदान है पिछले 5 साल में, क्या जो जीएसडीपी में योगदान घटा, जीएसडीपी में योगदान बढ़ा कि बढ़ा घटा, ये पूछता है। तो अगर हम लोग ध्यान देते हैं पिछले 5 साल में, 1 2 3 4 5, पिछले 5 साल में यहां से देखते हैं हम लोग, पिछले 5 साल का ही डेटा पूछता है। पिछले 5 साल में क्या, सबसे पहले किसको देखें भैया, सबसे पहले देखते हैं हम लोग उद्योग को। पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो जो उद्योग का जो योगदान है वह घटते जा रहा है भैया। पिछले 5 साल में 50.68, 50.41 घट गया, ठीक है, 48 घट गया, 48.03 फिर घट गया। तो पिछले 5 साल में जो उद्योग सेक्टर का योगदान है जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। जीएसडीपी में क्या हो रहा है, घट रहा है। अब हम लोग देखते हैं सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है, जो सेवा सेक्टर है, पिछले 5 साल में उसका योगदान क्या हो रहा है। तो पिछले 5 साल में 31.75, 32 बढ़ गया, 33 बढ़ गया, 34 बढ़ गया, 35 बढ़ गया। तो पिछले 5 साल में उल्टा हो रहा है बाबू, क्या हो रहा है आपका, वो क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। जीएसडीपी में योगदान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका पिछले 5 साल में। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का योगदान कम हो रहा है, सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है। लॉजिक लगाइए, आए दिन नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट इज इक्वल टू सर्विस सेक्टर, आए दिन सेवा सेक्टर, आए दिन खुल रहा है नया होटल, होटल इज इक्वल टू सेवा सेक्टर। तो योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है। आए दिन जो सेवा वाला कार्य है जो वो हो रहा है वह बढ़ रहा है। तो योगदान सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा है और इंडस्ट्री क्षेत्र का कम हो रहा है। अब पिछले 5 साल में कृषि देखते हैं तो देखिए 7.57, 17.57, 17.33 घट गया, 17.66 बढ़ गया, 17.09 घट गया, फिर घट गया। तो क्या हो रहा है, पहले ये क्या हुआ, पहले ये घटा, फिर बढ़ गया, फिर घटते गया। तो घटा बढ़ा। एक बार फाइनल रिवीजन करते हैं। उद्योग सेक्टर का योगदान 5 साल में घट रहा है, सर्विस सेक्टर का योगदान 5 साल में बढ़ रहा है, और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का घटा बढ़ा। ठीक है, हो जाएगा कनेक्ट। कई बार 5 साल छोड़ के 3 साल पूछ देता है, तो 3 साल का भी डेटा एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक है भैया 1 2 3, यहां से देखते हैं। तो यहां से भी देखिए उद्योग सेक्टर का
पिछले 3 साल में घट गया, सर्विस सेक्टर का बढ़ गया, इसका क्या हुआ भैया 17.66, 17.09, 16। तो पिछले 3 साल में डेटा कम हुआ। तो 5 साल और 3 साल का डेटा, क्योंकि दोनों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आ रहा हूं, या तो फिर वो 5 साल का पूछता है कि 5 साल में योगदान बढ़ा घटा क्या हुआ भैया बताओ, या वो 3 साल का पूछता है। इन दोनों में से आपको दोनों को एक जगह कॉपी में लिख के रोज याद करना पड़ेगा। चलिए अब मैं यहां पे आपको याद कराने आया हूं, मैं आपको फिर से याद करवाऊंगा। कृषि जो संबंधित क्षेत्र है उसका योगदान कितना है 16 और 16 5 80, 16 5 80। उद्योग का योगदान कितना है भैया, उद्योग का 47.90 और सेवा का योगदान कितना है, सेवा का 35.30। 35 3 से शुरू हो रहा है, अगर जीरो भी हटा देंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैथ्स तो इतना आता ही होगा, 35.3 लिखेंगे, बात एक ही बात है, ठीक है। 3 से शुरू हुआ 3 में खत्म हो गया, तो 35.3। या दूसरा तरीका है 30 90 80 के बाद 90 90 फिर 30, ठीक है। पॉइंट वाला डेटा भी याद करना है, कई बार ऐसा पूछ देता है 16.80 16.81 16.82 ऐसा भी पूछा है सीजीपीएससी में, इसलिए आपको पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट आपको याद होना चाहिए। क्या है एक बार फिर से बोलते हैं, एग्रीकल्चर का 16.90, ठीक है। आपका सर्विस का सेवा सेक्टर का 35.30, उद्योग का 47.90, याद हो गया। चलिए और मैं आपको अभी भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, मैं आपको फोटो से याद करवाऊंगा। ये देखिए फोटो है, फिर ये कहां से चुराया हूं, फिर इकोनॉमिक सर्वे से डेटा का है, फोटो खींचा और डाल दिया इसमें। 47.90 सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है भैया, किसका, ऑलमोस्ट आधा जीएसडीपी में, ऑलमोस्ट आधा जो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी तक मैं उसका फुल फॉर्म नहीं बता पाया था आपको, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मैं सोचा कि आपको पता होगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है, ग्रॉस, सकल को ग्रॉस कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक एक चीज इसलिए बताना पड़ता है कि कई बार एकदम बिल्कुल नए बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान है, मतलब जो इंडस्ट्री सेक्टर कमा रहा है वो 47 रुपए कमा रहा है। अगर ये 100 रुपए टोटल कमा रहा है तो 47 रुपए इंडस्ट्री सेक्टर कमा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आधा किससे पैसा आ रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर से पैसा आ रहा है, उद्योग सेक्टर से आ रहा है। फिर उसके बाद 35.3% किससे आ रहा है, सेवा से, सर्विस सेक्टर से, और 16% एग्रीकल्चर से। आप खुद लॉजिक लगाइए, एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, आप खुद लॉजिक लगाइए कि भाई एग्रीकल्चर से उतना पैसा तो नहीं जा सकता ना, आपके छत्तीसगढ़ की कमाई में उतना पैसा तो नहीं जा सकता एग्रीकल्चर से, तो सबसे कम एग्रीकल्चर होगा। अब इंडस्ट्री में बहुत पैसा रहता है। इंडस्ट्री में जो बड़ा आपका कोयला है, कोयला के माइन से, लोहा से, टिन से, इससे बहुत पैसा कमाता है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपका ये जो है सर्विस एग्रीकल्चर में सबसे कम, उससे थोड़ा ज्यादा सर्विस, उससे थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है वो है उद्योग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग समझ लिए कंट्रीब्यूशन, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट होता है वृद्धि दर। वृद्धि दर मैं आपको पहले समझाता हूं, एक बेसिक मैथ्स है। क्या है, अगर आप 2023 में 100 रुपए कमाते थे, ठीक है, 2024 में, चलिए मैं 2024 में 100 रुपए कमाते थे और 2025 में आप कमाने लगे 112 रुपए, तो आपका ग्रोथ रेट क्या होगा, 112 माइनस 100/100, तो ये आपका ग्रोथ रेट हो जाएगा आपका 12%। क्या किया, ये आपका इनिशियल वैल्यू था, है ना, ये आपका फाइनल वैल्यू था, है ना, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, है ना। 2025 में जितना रुपए कमा रहे थे आप, 2024 में जितना रुपए कमाए, इसको माइनस करेंगे 12 आएगा, 12/100, 12% आ जाएगा, ठीक है। तो वही ये होता है परसेंटेज ग्रोथ, कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ। तो परसेंटेज ग्रोथ पढ़े थे हम लोग, जीएसडीपी का ग्रोथ कितना हुआ है 7.51 स्थिर मूल्य में, याद आ रहा है। जीएसडीपी का, जो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी का, उसका ग्रोथ कितना हुआ है, ये देखिए यहां पे हम लोग पढ़े थे, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना हुआ था भैया, कहां गया भैया, ओके भाई आ जाओ, ये भी नहीं है, ये जो जीएसडीपी का ग्रोथ रेट था वो कितना पढ़े थे हम लोग, 7.51 पढ़े थे, है ना, वही ग्रोथ रेट। अब देखिए ये हम लोग जीएसडीपी का ग्रोथ रेट पढ़ लिए, तो क्या कृषि का ग्रोथ रेट नहीं होगा,
कृषि में पिछले साल आप 500 रुपए कमा रहे थे, आप 515 रुपए कमा रहे हैं, तो कृषि में भी ग्रोथ रेट होगा आपका। उसमें भी, किसमें, सेवा में भी, सेवा में 10,000 कमा रहे थे, आप 10,020 रुपए कमा रहे हैं, है ना। आपका इंडस्ट्री में भी, उद्योग में भी 5,000 कमा रहे थे, 5,050 रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें भी ग्रोथ रेट होगा। फिर ग्रोथ रेट का परसेंटेज निकालेंगे, तो वो परसेंटेज आपसे पूछता है। वो परसेंटेज कौन से क्वेश्चन नंबर में थे भैया, कहां गया क्वेश्चन, वो परसेंटेज आपसे पूछता है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ द सर्विस सेक्टर एज पर एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। वित्त वर्ष 2024-25 के अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? 8.54%, 9.54%, 8.53%, 10.23%। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 10.23%। इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 8.54%। मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं, है ना, 2023-24 में कमा रहा था ये, समझ लीजिए 100 रुपए, ठीक है, सेवा सेक्टर से 100 रुपए कमाई हो रही थी। 2024-25 में हो गया 108.54% हो गया कमाई, ऐसे मतलब ऐसे वृद्धि दर हो गई। तो आप परसेंटेज निकालेंगे वही आएगा आपका वैल्यू, क्या, 108.54 माइनस 100 बटे 100, तो आपका 8.54% आ जाएगा। तो कितना परसेंट वृद्धि दर हुआ? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर 8.54% हुआ है सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर, ठीक है। अब देखते हैं अगेन नेक्स्ट सेक्टर क्या आता है हम लोग का, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर एज पर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। वित्त वर्ष 2024-25 के अनुमान के अनुसार उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है भैया? 6.92, 7.92, 8.29, 6.29। इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर है वो 6.92 है, 6.92, ठीक है। तो वही पहले 100 रुपए कमा रहा था, अब 106.92 रुपए कमा रहा है, ऐसे, है ना, वृद्धि दर। अब आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का वृद्धि दर क्या है भैया? व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एज पर एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। वित्त वर्ष 2024-25 अनुमान के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई है? कितनी है भैया? 5.38 है। अभी तो आप 3 डेटा पढ़े, आपको मैं अभी, मेरा काम है याद करवाना, मैं आपको याद करवाता हूं ये, ठीक है। ये देखिए यहां पे याद करते हैं हम लोग, ये क्या है, फिर ये फोटो कहां से चुराया हूं, कमेंट में बताइए ये फोटो कहां से चुराया हूं मैं, ठीक है। ये जो फोटो है, ठीक है, ये फोटो क्या बोल रहा है भैया कि आपका वृद्धि दर कहां पे है? वृद्धि दर है, वृद्धि दर 2024-25 में कितनी हुई है वृद्धि दर, वो बता रहा है। तो 2024-25 में सबसे पहले और सबसे ज्यादा किसकी वृद्धि दर होती है? सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर हो रही है सबसे ज्यादा। क्यों हो रही है सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर? खुद सोचिए ना, आए दिन कोई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुल जा रहा है, तो यूट्यूब भी क्या कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सर्विस सेक्टर खोल रहा है, आए दिन कोचिंग खोल रहा है, आए दिन मतलब क्या क्या खोल रहा है, आए दिन जितना भी चीज सर्विस हो रहा है, आपका रेलवे का बढ़ोतरी हो रहा है तो रेलवे भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आए दिन होटल खुल रहा है, तो सर्विस सेक्टर की बढ़ोतरी सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है। कितना हो रही है भैया सर्विस सेक्टर की? सेवा सेक्टर की कितनी हो रही है? सेवा की 8.54%, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या है? इंडस्ट्री का 6.92। फिर सबसे कम किसकी हो रही है? धीरे धीरे लोग कृषि को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृषि में उतनी ज्यादा कमाई नहीं है, बहुत ज्यादा क्या है आपका विडंबना है, कभी पानी बरसा, कभी पानी नहीं बरसा, कभी बीज खराब हो गया, तो धीरे धीरे कृषि सेक्टर की वृद्धि दर कम हो रही है। तो कितना है? 5.38। तो कुल मिलाकर एक बार हम लोग रटने की कोशिश करते हैं, जो सबसे कम जो वृद्धि दर है वो किसकी है? कृषि की है। किसके लिए? 2024-25 के लिए 5.38, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? इंडस्ट्री का 6.92, इंडस्ट्री का। थर्ड नंबर में जो सबसे ज्यादा है वो क्या है? 5 के बाद 6 आता है, 7 को भूल जाइए, 8 की बात करते हैं हम, 8.54। ये किसका है? सेवा का हो गया, ठीक है। अब इस फोटो से एक और मन में क्वेश्चन बनता है, मन में क्या, सीजीपीएससी के मन में क्वेश्चन बनता है। सीजीपीएससी का मन क्या बोलता है? सीजीपीएससी बोलता है कि लास्ट 5 ईयर में, जैसे हम लोग वैसे पढ़ते ना, लास्ट 5 ईयर में ये बताओ भैया कि कृषि का आपका वृद्धि दर बढ़ा है, घटा है, कि सिर्फ बढ़ा है, कि सिर्फ घटा है? सेम कृषि का, उद्योग का, सेवा का। तो अगर आप देखेंगे तो यह तो आपका पूरा क्या बन चुका है? फिसल पट्टी बना हुआ है यहाँ पे,
तो देख सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेवा का। तो सेवा का पहले बढ़ गया है भैया, फिर क्या हुआ है, फिर घट गया है। ठीक है, तो क्या बढ़ा है घटा है, बढ़ा है घटा है। सेवा का क्या वृद्धि दर, आप उसका देखिएगा उद्योग का, उद्योग का वृद्धि दर क्या हुआ है, बढ़ा है घटा है फिर बढ़ गया है। तो बढ़ा है घटा है फिर बढ़ गया है। तीसरे में किसका बच गया भैया, कृषि का। कृषि का क्या हुआ है, पहले घटा है बढ़ा है घटा है बढ़ा है। इसका तो बढ़िया है, देखिए एक साल घट गया, दूसरे साल बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, घटा बढ़ा, ऐसे 5 बार कर दी जाइए तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। आपको नहीं है विश्वास है तो जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मैं आपको फिर से यहाँ पे याद करवाने के लिए आया हूँ, ये इसको याद करवाऊंगा मैं आपको। कृषि सेक्टर में कितना है वृद्धि दर, 5.38, 5.38, 5.3, 5 और 3 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है। 5 + 3 क्या होता है, तो 5.38, 5.38 है ना। फिर क्या है आपका उद्योग सेक्टर का 6.92, 6.92, आपका सेवा सेक्टर का 8.54। एक भी याद रखिएगा ये सब इवन नंबर है, आखिरी में देखिए सब इवन है, कोई भी ऑड नहीं। कई बार 5.38 करके 5.39 कर देता है, 5.310 कर देता है, तो याद रखिएगा ये इवन है, तीनों क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए वहां पे भी फोटो था, ये भी फोटो है। ये फोटो में क्या है, वही आपका वृद्धि दर कैसे हुआ है, पहले घटा है कि बढ़ा है। ये 3 तो मैं आपको बता चुका हूं। ये जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो प्रतिशत वृद्धि दर है, परसेंटेज वृद्धि दर है, वो घटा है बढ़ा है क्या हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग यहां से देखेंगे 2019 से चालू करेंगे तो पहले घट गया, कोरोना का टाइम आ गया, एकदम माइनस में चल दिया भैया। ठीक है, फिर आया, फिर बढ़ा, खतरनाक तरीके से बढ़ा, 2021 तक बढ़ा है ना, 21 तक बढ़ा, 6 बढ़ा, फिर 7 हो रहा है, फिर आपका क्या हो रहा है 7.03, 7.31 हुआ, 7.51। मतलब बस एक बार कोरोना में परेशानी हुई, उसके बाद ये क्या हो रहा है, आपका जो जीएसडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर मूल्य में वृद्धि दर है ना, प्रतिशत वृद्धि क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। 2020 के बाद वो क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आते हैं। अब हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए भैया, हम लोग पढ़ लिए आपका योगदान, हम लोग पढ़ लिए वृद्धि दर। अब हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत क्या करेंगे, 5 साल का, 5 साल से नहीं 12 से शुरू करते हैं, 12 से 24 का निकालते हैं वृद्धि दर और उसका एवरेज निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2012 से 2025 तक कृषि की औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। What is the average growth rate of agriculture recorded from the year 2012, 2012-13 से 2024-25 कितना है भैया, कितना है 5.39। देखिए डेटा कितना पास है, 5.38 क्या था, ये तो एग्रीकल्चर का वृद्धि दर ही था। ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा है ना, ये होगा 5.39, 5.39 ये है एवरेज, ये है औसत। और ये जो डेटा दिया हमारा ये आपका इंडस्ट्री का औसत है, और ये जो डेटा दिया हुआ है ये आपका सर्विस का औसत है, ये आपका उद्योग का औसत है, ये आपका सेवा का औसत है। ये क्या है आपका, ये तो वृद्धि दर है, एग्रीकल्चर का वृद्धि दर है, आपका ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का। तो इसका आंसर है 5.39। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर मैं आपको बता ही दिया हूं, क्या है इसमें पूछ रहा है औसत वृद्धि, किसकी पूछ रहा है औसत वृद्धि भैया, औसत वृद्धि किस चीज की पूछ रहा है, सेवा की। तो सेवा की कितना ही, छाव है, सेवा की छाव अभी तुरंत बताया हूं। ठीक है, और बाद नेक्स्ट का है भैया, नेक्स्ट है औसत वृद्धि के कर किसका भैया, औसत वृद्धि इंडस्ट्री का होगा ना, हाँ उद्योग का भी बताया अभी तुरंत 5.97। ये 3 याद हुआ, कंठस्थ याद हुआ। मैं बोल रहा हूं एक पेज लीजिए, ऐसा एक पेज लीजिए, देखिए ऐसा एक पेज लीजिए, एक पेज में लाइन से इसको पूरा लिख डालिए, ये जो डेटा है, और रोज दवाई की तरह सुबह शाम ऐसा 5 दिन करना है आपको। ये डॉक्टर बता रहे कि पूरा आपको कंठस्थ आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे अब पूछ रहा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके थे पहले, प्रति व्यक्ति आय कितना है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जो प्रति व्यक्ति आय है ना, उन लोग उसको हम लोग करंट प्राइस में पढ़ते हैं, उसको हम लोग के क्या प्रचलित भाव में पढ़ते हैं प्रति व्यक्ति आय को, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव में ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है,
तो प्रति व्यक्ति आय क्यों? प्रचलित भाव में ही पढ़ते हैं हम लोग हमेशा, जो इंपॉर्टेंट है प्रति व्यक्ति आएगा वो प्रचलित भाव में है, ठीक है। तो प्रचलित भाव में प्रति व्यक्ति आय कितना है हमारे छत्तीसगढ़ का? कितना है? 1,62,870 रुपीज है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम इतनी है छत्तीसगढ़ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की परसेंटेज इंक्रीज। ये हम लोग, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका तो आप आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हुआ है रिपीट। कसम खाइएगा, बिना देखे बताना है, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूं भाई, बिना देखे बताना। क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मेरा दिल तो ये बोल रहा है, आप बताइएगा कमेंट में क्या होगा, ठीक है। चलिए ये दे यार, यहां पे आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या, वो भी पीएससी क्या बोलता है या व्यापम बोलेगा, प्रति व्यक्ति आय पिछले 5 ईयर में घटा है, बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है। तो देखिए हर साल भैया ये बढ़ता ही गया है प्रति व्यक्ति आय। हर साल क्या हुआ है? ये बढ़ता ही गया। ये देखिए, ये हर साल इसका जो ग्राफ है बढ़ता ही गया। फिर ये फोटो कहां से लाया हूं? इकोनॉमिक सर्वे से उठा के लेके आया हूं। चलिए अब आ गया, फिर से हम लोग वापस आ गए बजट में। बजट में क्या पूछ रहा है? वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित कुल प्राप्तियां क्या है। पहले ना ये प्राप्तियां उपतियां क्या है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। कुल रिसीट क्या है? देखिए इसका एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका ये है घर, होम स्वीट होम, ठीक है। इसमें आप रहते हैं, ठीक है। आपकी माता जी रहती हैं, आपके पिताजी रहते हैं, तीनों कमाई करने वाले हैं, ठीक है। तो एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में आपके पिताजी, डैडी, आपकी माँ, ये सब कमाई कर रहे हैं। तो एक साल में इन लोग कितनी कमाई किए वो होता है आपका कुल प्राप्तियां। उसी तरह से छत्तीसगढ़ एक साल में कितनी कमाई किया, एक साल में कितनी कमाई किया वो होता है कुल प्राप्तियां या टोटल रिसीट होता है। तो पूछ रहा है, देखिए अब हम लोग किसमें, देखिए 2025-26 की बात करने लगे। अभी हम लोग 24-25 की बात कर रहे थे, अब 25-26 क्योंकि बजट की बात आने लगी। मतलब इन लोग बजट में क्या करते हैं, उन लोग सोचते हैं कि इस साल भाई हम लोग इतना इतना कमाएंगे। तो जो 25-26 में एक साल में छत्तीसगढ़ कितना रुपए कमाता है वो होता है कुल प्राप्तियां या टोटल रिसीट। तो एक साल में छत्तीसगढ़ इस बार जो कमाएगा वह है 1,65,100 करोड़। इतना रुपए, मतलब छत्तीसगढ़ 2025-26 में इतना सारा रुपए कमाने का सोच रहा है, ठीक है। इतना सारा रुपए कमाने का सोच रहा है, ठीक है। अब ये हो गया कमाई। अब फिर वही एग्जांपल लेते हैं, जब आप कमाएंगे तो आप खर्च भी करेंगे, आप खर्च करेंगे, ठीक है। आप जब कमाएंगे तो आप खर्च भी करेंगे। ये आप है, ये आपके पिताजी, ये आपकी माताजी। आपकी माताजी कुछ खरीदेंगे साड़ी अपने लिए, आपके पिताजी आपके लिए ही खरीदेंगे, पापा सिर्फ दूसरे के लिए खरीदते हैं, और आप किसी और के लिए खरीदेंगे, ठीक है। तो ये तीन खर्च भी करेंगे। तो अब पूछता है सेम चीज छत्तीसगढ़ 2025-26 में कितना व्यय करेगा, खर्च कितना करेगा, टोटल एक्सपेंडिचर। 2025-26 के अनुमानित कुल व्यय क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 2025-2026? तो कितना है भैया? एक्सपेंडिचर है आपका 1,65,000। देखिए फर्क क्या है, 1,65,000 100 रुपए कमा रहा था करोड़, और खर्च कितना कर रहा है? 1,65,000 रुपए, करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर बताइए मुझे कि आपको क्या डाउट है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपका डाउट भी क्लियर करूंगा, ठीक है। अब है देखिए 2025-26 में अनुमानित राजकोषीय घाटा। व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर अ ईयर 2025-2026? देखिए क्या होता है ना कि कुछ घाटा होता है सरकार ना कुछ बोरो करता है। क्या करता है सरकार को, जब कुछ बड़ा चीज बनाना रहता है ना, समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा बनाना है ना, बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है या बहुत बड़ा डैम बनाना है, तो उसके लिए सरकार कुछ बोरो करता है। अब वो बोरो मतलब लेता है बड़े बैंक से, वर्ल्ड बैंक से ले रहा है,
बीएसपी भी किसी की मदद से बना था। इस बार क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड बैंक की मदद से, कि एनटीपीसी किसके मदद से बना था। तो बड़े बड़े लोगों से क्या रहता है, बोरो कर लेता है। तो जो बोरो लेता है ना, तो वो बोरो किया तो उसको भाई अगर किसी से लेगा तो उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा ना, तो वो क्या होता है, वो घाटा होता है। वही होता है एक तरह का फिस्कल डेफिसिट। आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया होगा। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है इस बार, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा कितना है, इतना है, ठीक है, 18,900 करोड़। ये है आपका फिस्कल डेफिसिट। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीजीपीएससी में कोई से ईयर में आई थिंक 2021-22 का सीजीपीएससी क्वेश्चन है। ये 21-22 का सीजीपीएससी क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है कि राजकोषीय घाटा कितना है। अब ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2-3 बार पूछ चुका है। क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट एज अ शेयर ऑफ जीएसडीपी फॉर 2025-2026। 2025-2026 के लिए जीएसडीपी के हिस्से के रूप में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत क्या है ना। तो इसका पहले मैं आपको वो बताता हूं, जो आपका राजकोषीय घाटा है ना, फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा अपॉन जीएसडीपी का पैसा करेंगे ना, तो ये आ जाता है परसेंटेज, ये परसेंटेज। और ये वाला क्वेश्चन 2-3 ईयर में सीजीपीएससी के एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 2.97%, है ना, 2.97%। इसको ना हमेशा अगर कोई भी गवर्नमेंट है उसको सही से रन करना है ना, सही से रन करना है, तो ये हमेशा 3% से कम होना चाहिए। ये एफआरबीएम एक एक्ट होता है ना, एफआरबीएम एक एक्ट होता है, उसके एक्ट के थ्रू 3% से इसको हमेशा कम होगा, तभी आपका गवर्नमेंट सही से रन कर पाएगा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री बता रहे हैं कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट एज द शेयर ऑफ जीएसडीपी कितना होगा 2025-26 के लिए, 2.97%। ये जो 4 डेटा हम लोग बजट में पढ़े हैं, ये 4 डेटा आपका पूछता है। ये डेटा का मैं बजट का भी आपको फोटो दिखाता हूं। अच्छा, पहले इसको खत्म पढ़ लेते हैं। देखिए, ये एक और चीज ये भी डेटा पूछा हुआ है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू सरप्लस फॉर ईयर ऑफ 2025-26। 2025-26 में अनुमानित राज्य अधिशेष क्या है। तो क्या है भैया, राज्य अधिशेष है ये 2804 करोड़, ये है राज्य अधिशेष। ये सब क्या है, ये सब आप इकोनॉमिक्स के क्लास में पढ़ते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता है, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि ये सब क्या होता है, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये चीज देखिए, ये फिर आपके बजट से मैं सीधे उठा के छापा हूं, ठीक है। ये बजट में क्या बोल रहा है हमारा, ये हिंदी वाला देखते हैं हम लोग। बजट में ये बोल रहा है कि आपका जो जीएसडीपी है वो जो 2025-26 में ये अनुमानित है ना, ये आपके उसमें नहीं रहता इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में ये वाला डेटा रहेगा आपका, ठीक है। ये अनुमानित है, और बजट में ना ये वाला डेटा पूछता है। अगर बजट में पूछेगा तो अनुमानित जो हम लोग जो अनुमान कर रहे हैं कि इस साल हम लोग कितना खर्च करेंगे, तो हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि हम लोग ना इस साल जीएसडीपी में कितना रुपया भैया आएगा, 6,35,918 इतना रुपया आएगा, ठीक है। और कितना परसेंट की वृद्धि होगी, 12%। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये ज्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये कि हम लोग 2025-26 में 2025-26 की, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं मैं, 2025-26 की राजस्व प्राप्ति कितनी होगी। 2025-26 की आपकी राजस्व प्राप्ति, ये वाला नहीं, सॉरी मैं आपको बताता हूं। हाँ, टोटल रेसिप कितना रहेगा आपका राजस्व प्राप्ति, सॉरी, ये जो रहेगा वो रहेगा 1,65,000। मैं आपको बताया था कि इतना कमाई करेगा छत्तीसगढ़, और कितना खर्च करेगा, कुल व्यय कितना रहेगा, 1,65,000, है ना, इतना खर्च करेगा ये। अब क्या होता है, इसके अंदर आता है, जैसे राजस्व प्राप्ति होती है ना, तो राजस्व जो प्राप्ति होती है वो 2 तरह की होती है। एक ये जो है ये कुल राजस्व प्राप्ति है, एक होती है राजस्व प्राप्ति, एक होती है पूंजीगत प्राप्ति। मतलब ये जो राजस्व प्राप्ति है ना, जो ये पैसा पा रहा है छत्तीसगढ़, ये कहां से पा रहा है, एक तो आपसे टैक्स ले रहा है, तो उस टैक्स से पा रहा है, ये हुआ राजस्व प्राप्ति। और दूसरा तरीका जो पाता है छत्तीसगढ़ पैसा, वो पाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर से, पूंजीगत प्राप्ति से। पूंजीगत प्राप्ति क्या है कि समझ लीजिए वो कोई अपना कोल माइन बेच दिया, तो प्राइवेट प्लेयर क्या दे दिया, उनको पैसा दे दिया। तो इस 2 तरीके से, बेसिक यही 2 तरीका रहता है। एक आपसे टैक्स ले रहा है, ठीक है, एक ये जो आपका 1,65,000 रुपए है ना, 1,65,100 रुपए, करोड़ रुपए, ये पूरा ये कहां से आ रहा है। एक तो ये आपसे टैक्स ले रहा है, ठीक है, तो ये राजस्व प्राप्ति है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ग्रांट दे रहा है, ठीक है, तो उससे मिल रहा है।
और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति क्या है कि ये कुछ किसी को लोन दे दिया, तो वो लोन से इंटरेस्ट आएगा। कोई बैंक से जाके बोला कि मेरे को ये चीज बनाना है, तो वो चीज के लिए कुछ बैंक से जाके कुछ पैसा बोरो कर लिया, तो वो क्या है आपका पूंजीगत प्राप्ति। या क्या कुछ अपना उपक्रम है, समझ लीजिए कोई सीएमडीसी कुछ चला रहा है, उसको प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया, तो ये सब क्या है पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, ये पूंजीगत प्राप्ति। तो इस सब को मिलाकर हम लोग को क्या होता है, ये होता है राजस्व प्राप्ति। ऐसा का पैसा कमाता है। अब खर्च कहां करता है, कुल व्यय कितना करेगा, 1,65,000 रुपए खर्च करेगा। अब ये खर्च कहां से होता है, ये भी होता है दो तरह का होता है, एक कुल ये राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। राजस्व व्यय में क्या आता है, जब आप गवर्नमेंट जॉब बन जाएंगे तो आपको सैलरी देगा, ठीक है, सब्सिडी देता है, महतारी बंधन योजना में सब्सिडी देता है, ठीक है। फिर ये सब जो व्यय होता है, आप पेंशन देता है, तो ये सब राजस्व व्यय होता है। राजस्व व्यय का मतलब ये ऐसा जो व्यय जिसमें ना सरकार को कुछ चीज रिटर्न में नहीं आ रहा, वो सरकार को दे दिया तो खत्म हो गया। एक होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होगा कि सरकार बना दिया, सरकार रोड बना दिया, अब रोड से वो टोल टैक्स लेगा, तो पूंजीगत क्या, एक पूंजी वापस आ रहा है सरकार के पास, वापस पूंजी वापस आ रहा है। जब वो रोड बना दिया, रोड बनाने में पैसा लगा तो व्यय हुआ। अब जब व्यय हो गया तो वो टोल टैक्स आएगा रोड से, तो वो सरकार के पास वापस आएगा, वो हो जाता है पूंजीगत व्यय। तो आपका जो ये 1,65,000 है, 1,65,000 है ना, 1,65,000 है, करोड़ है ना ये, तो उसमें राजस्व व्यय कितना करेगा, 1,38,196, और पूंजीगत व्यय कितना करेगा, 26,341। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो यही आ जाएगा वैल्यू, क्या आएगा, 1,65,000। ज्यादा ही मोटा हो गया है ये पेन, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये दोनों, ये जो डेटा है आपका, कौन कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है, ये और ये, लेकिन मैं बाकी सब भी आपको समझा देता हूं, क्योंकि सीजी में आपका कोई माई बाप नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्या क्या डेटा रहता है, ठीक है। अब एक है राजकोषीय घाटा, ये भी मैं आपको बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, लाल से दिखाता हूं मैं आपको, कहां गया भैया, मेरे को भी नहीं दिख रहा है इसमें। राजकोषीय घाटा, ये इंपॉर्टेंट है। कितना राजकोषीय घाटा होगा, 18,900। और फिर एक और इंपॉर्टेंट है राजकोषीय अधिशेष, ये होता है आपका 2804, है ना। ये वाला वैल्यू कैसे आ रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा मैं। ये सब वैल्यू कहां से आ रहा है, ये सब वैल्यू का पूरा गणित है, ठीक है। ये सब वैल्यू कैसे कैसे आता है, ये परसेंटेज कैसे आता है, मैं आपको बताया था। आपका परसेंटेज कैसे निकालोगे इसको, ये परसेंटेज निकालने के लिए इसका कैसे निकालोगे, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। ये परसेंटेज निकालने के लिए, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, इसको निकाल के ये 2.97% कैसे आया आपका, जो राजकोषीय घाटा है ये है ना 1,8,900 डिवाइडेड बाय जीएसडीपी 635,918। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ये और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये परसेंटेज, ये कई बार सीजीपीएससी सीजी व्यापा में पूछा हुआ है, तो ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट। चलिए, ये सब भी डेटा है, ये सब डेटा आपको मैं वही सेम चीज है आपका। अब जो ये आपका आखिरी क्वेश्चन आता है इसका, वो क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ बजट। बजट 2025-26 का आकार क्या है, तो बजट 2025-26 का आकार है आपका 1,65,000 करोड़, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे का एमसीक्यू का फिर वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको प्राइमरी सेक्टर बताऊंगा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा का योगदान किसका है, सबसे ज्यादा वृद्धि किसका है, उसका वीडियो मैं फिर से लेके आऊंगा। आप जरूर बताइएगा मुझे आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।